हॅलो स्टुडंट्स, कसे आहात? मजेत आहात ना बेटा? मजेत असलंच पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा अभ्यास केलाच पाहिजे. सो वेलकम टू द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला. तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे लॉज ऑफ मोशन और ये अपना इसका सेकेंड लेक्चर रहेगा बेटा. तो देखना फर्स्ट लेक्चर में हमने अभी तक क्या देखा था. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज देखने की कोशिश की थी. ओके उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने वहां पे सॉल्व करने की कोशिश की थी. उसके बाद हमने देखा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक, तो उसके टाइप्स भी देख लिए हमने, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कितने हैं? तो 4 है. तो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन वीकेस्ट है, इसके बारे में भी हमने बात किया. बिसाइड्स दो फोर्सेस हमने कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रियल, सूडो फोर्स, इसको भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश की. तो बेटा आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स. ओके, मैकेनिक्स में कौन से फोर्सेस आते हैं हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. और हम कुछ एप्लीकेशंस देखने की कोशिश करेंगे ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो आज के 2 टॉपिक रहेंगे बेटा. तो सबसे पहले कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स और दूसरा रहेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं. ठीक, तो ये वाला जो लेक्चर है ना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना. यहाँ पे हम वेक्टर एनालिसिस भी यूज करने वाले, वेक्टर मैथमेटिकल मेथड्स का भी पार्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले. ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते देखते. तो देखना कौन से कॉमन फोर्सेस है मैकेनिक्स में. ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेट. यस, मैं यहाँ पे वेट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. ओके ठीक है, मास और वेट इसमें डिफरेंस है. मास मेरा केजी में होता है और वेट मेरा न्यूटन में रहेगा. तो समझ लेना, जो जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हमें वहां पे वेट दिखाई देता है बेटा. ओके, जो भी डिस्प्ले कर रहा है वो वेट होता है, उसका सेटिंग कुछ अलग तरीके से किया जाता है. ओके ठीक, तो वेट अलग, मास अलग. तो हम सबसे पहले वेट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद रिएक्शन फोर्स, और हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सीखेंगे. ओके ठीक, उसके बाद रहेगा टेंशन, जो स्ट्रिंग में या फिर रोप में होता है. ओके, टेंशन फोर्स मेरा स्ट्रिंग में या फिर रोप में रहेगा. और लास्ट रहेगा अपना स्प्रिंग फोर्स. तो कौन से फोर्स हम कहाँ पे यूज करने वाले वो भी समझ लेते हैं. तो ये टेंशन, स्प्रिंग फोर्स जो रहेगा बेटा, तो ये हम ज्यादा अगले साल ऑसिलेशन का जो भी चैप्टर रहेगा हम वहां पे यूज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, टेंशन भी हम वहां पे ही ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे. ओके ठीक, तो हम 1 बाय 1 इसे समझने की कोशिश करते. तो देखना व्हाट इज वेट. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहां पे समझ लेना वेट क्या होता है बेटा. तो वेट क्या है मेरा, तो वो इट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स इट डाउनवर्ड. समझ में आ रहा है? ये क्या वेट क्या होता है बेटा, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. इस फोर्स के साथ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो उसे कहा जाता है वेट. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट W लिखा जाता है, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फोर्स विच इज इक्वल टू mg. ठीक, वेर m इज नथिंग बट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो वेट कहां पे होगा? वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ठीक है, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा. वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो 2 सिंपल केस समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हम एक ब्लॉक देखना, कुछ इस तरह से ब्लॉक है, सरफेस के ऊपर हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मास m रहेगा. तो अब इसका वेट कहाँ पे होगा? तो जैसे मैंने कहा कि इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो चलो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है. ठीक, ये फ्लैट सरफेस था, जमीन फ्लैट थी, अपनी सरफेस फ्लैट था, तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि वेट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कई बार क्या होता है बेटा, मेरा जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होता है. ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रहेगा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रहेगा. ठीक, अब मुझे यहाँ पे वेट का डायरेक्शन दिखाना है.
तो जैसे मैंने कहा वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो बेटा देखना यहाँ पे वेट, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक। तो वेट जो रहेगा mg जो रहेगा हमेशा, कुछ भी हो जाए बेटा, सरफेस मेरा इंक्लाइंड रहे, सरफेस मेरा फ्लैट रहे, ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस रहे, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वेट हमेशा मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अब इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। वेट क्या है, तो टाइप ऑफ फोर्स जो मैकेनिक्स में हम यूज करने वाले, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो टुकड़े, दो कंपोनेंट बन सकते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। तो वेट क्या है बेटा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर से एक बार देख लेना इसे, वेट क्या है मेरा, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है बेटा, तो ये कांटेक्ट फोर्स है बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट which is always perpendicular to the surfaces in contact। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा जिस सरफेस में कांटेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल ब्लॉक रखा है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ओके, ठीक। तो देखना नॉर्मल रिएक्शन, अब ये ब्लॉक M है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है मेरा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, समझ में आ रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है बेटा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। अब ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक की रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है बेटा, ब्लॉक की रिएक्शन है, समझ लेना, समझ लेना। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स किसमें, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ओके। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ना बेटा, ये हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा जहां पे कांटेक्ट है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये वाला भी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखना दो ब्लॉक्स है मेरे पास कुछ इस तरह से, जो कि कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के, ठीक। इसका मास कुछ ले लेते हैं, चलो m1, इसका मास ले लेते हैं m2, और ये देखना कुछ इस तरह से जमीन पे भी रखा है मैंने, जमीन के साथ भी कांटेक्ट में है, और ये ब्लॉक एक दूसरे के साथ भी कांटेक्ट में है, ओके, ठीक है। तो देखना बेटा, यहां पे अगर मैं कांटेक्ट फोर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको आइसोलेट करना पड़ेगा। ये जो हम करने वाले इसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, जो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ समझ लेना, जहां जहां पे कांटेक्ट है वो चीजें समझ लेना, और नीचे रहेगा अपना ये सरफेस, ठीक है। तो सरफेस और थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ठीक है, ये रहेगा अपना सरफेस। ये ब्लॉक जो कांटेक्ट में थे ये अपने सरफेस है। अब देखना ये M2 जो ब्लॉक है ना बेटा, एक रिएक्शन दे रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्शन रहेगी सरफेस के ऊपर, ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन रहेगी सरफेस के ऊपर। अब उतनी ही रिएक्शन मेरा सरफेस भी इस ब्लॉक को देने वाला है, उतनी ही रिएक्शन मेरा सरफेस भी इस ब्लॉक को देने वाला है, ठीक, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना ब्लॉक एक्शन करेगा उतना ही रिएक्शन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस भी करने वाला है। तो ये क्या है बेटा यहाँ पे अपना, तो ये है अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस, समझ लेना। हम यहाँ पे M2 के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, M2 और सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। M2 जितना रिएक्शन दे रहा है या फिर M2 जितना एक्शन दे रहा है, उतना ही रिएक्शन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस भी देगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखना M1 जितना मुझे यहाँ पे रिएक्शन फोर्स दे रहा है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ये R1 या R2, चल समझने के लिए। तो यहाँ पे देखना बेटा, ब्लॉक M1 का ये नीचे वाला सरफेस इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ या फिर इस जमीन के साथ कांटेक्ट में है, ओके। जितना ब्लॉक एक्शन करेगा उतना ही रिएक्शन सरफेस भी करने वाला है, तो सरफेस भी रिएक्शन देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस भी रिएक्शन देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो रिएक्शन कितनी रहेगी, R1, वो रिएक्शन कितनी रहेगी, R1। तो ये तो चलो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ है। अब ये वर्टिकली देखा जाए तो दोनों ब्लॉक भी कांटेक्ट में है,
तो सपोज करना कि M2 इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, तो मैं उसे मान लेता हूं R3, ठीक है। उतना ही रिएक्शन फोर्स मेरा M1 भी देगा यहां पे, तो वो भी रहेगा R3, वो भी रहेगा R3। समझ में आ रहा है? M2 जितना M1 के ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रहा है उतना ही फोर्स मेरा M1 M2 के ऊपर देगा, बिकॉज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। और इसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। जो भी सरफेस मेरे कांटेक्ट में है बेटा, वहां पे जो भी रिएक्शन मिलेगी उसे कहा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और वो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है। ठीक, ओके। तो देखना यहां पे भी आप लोग देख सकते हो कि इंक्लाइन सरफेस के ऊपर मैंने ब्लॉक रखा है यहां पे। तो जितना ब्लॉक इस सरफेस को रिएक्शन दे रहा है बेटा, उतना ही रिएक्शन ये सरफेस इस ब्लॉक को देने वाला है। ठीक, यहां पे देखना M1 और M2 के बीच में जितना M1 इसके ऊपर रिएक्शन देने वाला है उतना ही M2 इसके ऊपर रिएक्शन देगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट पार्ट, नाउ द थर्ड फोर्स इज द टेंशन। नाउ व्हेन बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग और रोप, अ फोर्स में एक्ट ऑन द बॉडी by the string or rope due to the tendency of extension। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, due to the tendency of extension, और इस फोर्स को कहा जाता है टेंशन फोर्स। समझ में आ रहा है? इस फोर्स को कहा जाएगा टेंशन फोर्स। तो कुछ चीजें हैं यहां पे हम समझ लेते हैं। तो देखो, मेरा बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग और रोप, स्ट्रिंग रहेगा रोप रहेगा, अ फोर्स में एक्ट ऑन द बॉडी बाय द स्ट्रिंग और रोप ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ एक्सटेंशन, मतलब वो थोड़ा सा एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, उस केस में मुझे वहां पे एक फोर्स मिलता है और उसे कहा जाता है टेंशन फोर्स। ठीक है, तो टेंशन फोर्स क्या है? तो देखना, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे 2-3 स्टार करके रखने वाला हूं। टेंशन फोर्स देखना, टेंशन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे ही एक्ट करेगा। तो ये वाला भी समझ लेते हैं। ठीक, यहां पे देख रहे हो एक ये जो है एक ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, तो एक रोप कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से सेटअप है, समझ लेना। एक ब्लॉक को मैंने रोप कनेक्ट कर दिया यहाँ पे और मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं। अब ब्लॉक खुद से तो खुद की जगह चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ओके, ठीक। अब देखना, अगर मैं यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर करूं तो बेटा देखना, इस रोप का, ये जो रोप है ना अपना यहां से यहां तक, तो इस रोप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला है। तो टेंशन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे एक्ट करेगा। तो टेंशन फोर्स मेरा इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में रहे। ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट के पॉइंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूं, तो टेंशन फोर्स जो रहेगा ना बेटा मेरा इस डायरेक्शन में रहेगा। टेंशन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये इस पॉइंट के लिए टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है और ये इस पॉइंट के लिए टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है। तो देखना, जितना मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उतना ही टेंशन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगता, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूं। ठीक, समझ रहे हो? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फोर्स ऑफ टेंशन acts on the body in the direction away from the point of contact or tied ends of the string। एक चीज समझ लेना। दूसरी चीज, if string is inextensible, the magnitude of the acceleration of any number of masses connected through the string is always same। अब ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ सकता, इनएक्सटेंसिबल। तो इन शॉर्ट क्या है बेटा कि स्ट्रिंग जो है कुछ भी हो जाए मेरे स्ट्रेच नहीं होने वाली, मतलब मैं जितना फोर्स स्टार्टिंग पे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स एंड तक ही जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले लेता हूं जिसको मैं खींच सकता हूं इस तरह से, अगर उसका लेंथ बढ़ सकता है बेटा, तो वहां पे जितना फोर्स मैं राइट डायरेक्शन में लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मेरा लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं पहुंचेगा। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप
ये वाला वर्ड देख सकते हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट पे, उतना ही फोर्स मेरा लास्ट वाले पॉइंट तक भी जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आइडियल केस हुआ। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये चीज होती नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये चीज होगी नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक पॉइंट के ऊपर, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स अलग अलग हो सकता है प्रैक्टिकली। अगर ये मैं रोप कंसीडर कर रहा हूं, इस रोप को मैं इस साइड से खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फोर्स ज्यादा रहे और इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर फोर्स कम रहे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो इसी साइड से सबसे पहले ज्यादा वो स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, और यहां पे अगर देखोगे आप तो स्ट्रेचिंग मेरी कम होने लग। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब आइडियल केस है। आइडियल केस में मैं जितना फोर्स स्टार्टिंग में लगा रहा हूं उतना ही फोर्स एंड पॉइंट तक भी जा रहा है। तो ये वाला अगर एग्जांपल में समझने की कोशिश करूं, मैंने कितना फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो समझ लेना कि 5 न्यूटन लगा दिया है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जितना फोर्स आया है, मतलब ए पॉइंट पे कितना आया 5 न्यूटन, उतना ही फोर्स मेरा बी पॉइंट पे भी आएगा अगर मेरी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल मासलेस, ये वाला भी वर्ड यूज किया जाता है, इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ द स्ट्रिंग इज massless द टेंशन इज सेम एवरीवेयर, however if the string has a mass, tension at a different points will be different। तो ये वही वाला फंडा है। तो massless द टेंशन मेरा सेम रहेगा। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग ब्लॉक कनेक्ट करके रखे हैं। इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम। मैंने इस एंड पे फोर्स लगा दिया है। अब इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन है ना बेटा, उतना ही एक्सेलरेशन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ पे टेंशन फोर्स, मैं दो दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। चलो, दो नहीं तीन कर लेते, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक, तो पॉइंट ए के ऊपर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन रहेगा कुछ इस तरह से, और पॉइंट बी के ऊपर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन रहेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे एक्ट होता है। तो ये डायग्राम वही इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट सी अगर देखा जाए तो इसके ऊपर टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पुली मास सिस्टम है, ये एम नीचे जा रहा है, ये एम ऊपर आ रहा है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन मेरा क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ पे मान लू मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये वाला वर्ड आता है, तो मेरा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है बेटा, तो ये है रिगार्डिंग द स्प्रिंग फोर्स। नाउ इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, स्ट्रिंग और पुली के बीच में अगर फ्रिक्शन हो तो टेंशन इज डिफरेंट ऑन टू साइड्स ऑफ द पुली। ओके, ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट याद रखना, मुझे ज्यादा अभी डिटेल में जरूरत है नहीं, हम फ्रिक्शन का पार्ट चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ओके, ठीक, अभी कुछ स्टेटमेंट यहां पे समझने की कोशिश करना। इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, अगर यहाँ पे अगर फ्रिक्शन हो तो दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग रहेगा, दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग रहेगा। अगर मेरा फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, ठीक है, तो दोनों साइड पे टेंशन सेम रहेगा बेटा। ओके, ठीक, दोनों साइड पे टेंशन मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये जो टेंशन है ये टी, फिर से देखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जितना टेंशन इस पॉइंट पे है इस डायरेक्शन में, उतना ही टेंशन इस पॉइंट पे है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखना ये भी बन रहा है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन फोर्स हमेशा दूर रहेगा। ओके, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली। ठीक, तो पहला कंडीशन वो है। सेकंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली। तो देखना इस पोर्शन में जो भी टेंशन रहेगा वो अलग रहेगा, इस पोर्शन में जो भी टेंशन रहेगा वो अलग होने वाला है। ओके, नाउ द स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, ठीक, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन पुली। मासलेस नहीं है और फ्रिक्शन है मेरे पास, तो देखना हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग होगा। यहाँ पे टेंशन अलग रहेगा, यहाँ पे टेंशन अलग रहेगा, यहाँ पे टेंशन अलग रहेगा, यहाँ पे टेंशन अलग रहेगा। ओके, ठीक,
नाउ इफ अ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द पुलिंग एजेंट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, तो पिछले वाले डायग्राम की तरफ जाने की कोशिश करते। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन। तो पॉइंट ए के ऊपर जो भी टेंशन है ना, उस टेंशन की वैल्यू भी रहेगी 5 न्यूटन, और पॉइंट बी पे जो भी टेंशन रहेगा ना, उस टेंशन की भी वैल्यू रहेगी 5 न्यूटन। तो स्टेटमेंट क्या कहता है अपना, तो स्टेटमेंट ये कहता है इफ फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, द टेंशन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द पुलिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो मेरा जो फोर्स रहेगा ना बेटा, तो फोर्स मेरा हर जगह पे सेम ही रहेगा। क्लियर? ठीक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्प्रिंग फोर्स। तो व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? इट इज द रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट्स लेंथ इज चेंज्ड इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग फोर्स। तो देखना, स्प्रिंग आपने देखा है पेन में जो होता है, ठीक है, पेन बटन वाला जो पेन होता है ना, उसमें स्प्रिंग होता है, आप लोगों ने देखा है। अगर आप स्प्रिंग जोर से खींचते हो और उसे ऐसे जैसे ही छोड़ देते हो तो वो वापस अपने जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा स्प्रिंग फोर्स। ठीक। और दूसरा, अगर आपने रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड भी खींच दिया, तो वो क्या खींच जाएगा बेटा, अगर छोड़ दिया तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो होता है ना एक फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। वो खुद को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, द रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट्स लेंथ इज चेंज इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग फोर्स। तो सिंपल वाला फंडा देखना, हम ये जो अरेंजमेंट है ना बेटा, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट रहेगा अपना कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो हम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर ओरिजिनल पोजीशन कंसीडर करने की कोशिश करते। ठीक है, सरफेस के ऊपर अज्यूम करना सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। सरफेस मेरा किस तरह से बेटा? फ्रिक्शनलेस है। ओके, ठीक है, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फिर ओरिजिनल पोजीशन है, सिंपल स्टेटमेंट में समझने की कोशिश करें। अब देखना, मैंने अगर उसे फोर्स लगा दिया, मैंने एक फोर्स लगा दिया राइट डायरेक्शन में, अब इसके वजह से स्प्रिंग क्या होगा बेटा? तो स्प्रिंग हो जाएगा मेरा स्ट्रेच। इसके वजह से स्प्रिंग क्या हो जाएगा? स्प्रिंग हो जाएगा मेरा स्ट्रेच। ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग का मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्लॉक मेरा डिस्प्लेस हुआ, मतलब मेरा स्प्रिंग भी डिस्प्लेस हुआ। सपोज करना कि ये ब्लॉक मीन पोजीशन से, ये अपना मीन पोजीशन है, ये सेंटर वाला पॉइंट कंसीडर करना कि मीन पोजीशन से ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है बेटा? एक्स से डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक क्या हुआ है? एक्स से डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो अब देखना बेटा, ये ब्लॉक कब तक यहां पे रहेगा? जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई करके रख रहा हूं, मतलब मैंने जब तक इसको खींच के रखा है तब तक ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ने वाला हूं ना बेटा, जैसे ही छोड़ूंगा तो ये मुझे पता है कि ये ब्लॉक यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और कुछ देर के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर करूं। ओके, ये ऑसिलेट होगा, ये मेरे डैम्प्ड ऑसिलेशन रहेंगे। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहां पे समझने की कोशिश करना, मैंने ब्लॉक को पकड़ा है, खींचा है, जिसके वजह से इसका पोजीशन चेंज हुआ है, स्प्रिंग मेरी डिस्प्लेस हो चुकी है एक्स से। अब जैसे ही मैं मेरा फोर्स यहां से छोड़ने वाला तो क्या होगा? तो ये ब्लॉक जो है ना, यहां पे आएगा, आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। ओके, अब ये क्यों हो रहा है? यहां पे मुझे सिर्फ इतना ही समझना है, ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है बेटा रेजिस्टिव या फिर रीस्टोरिंग फोर्स जो कि डेवलप हो रहा है स्प्रिंग में, जो कि डेवलप हो रहा है मेरा स्प्रिंग में, रेजिस्टिव या फिर रीस्टोरिंग फोर्स जो कि डेवलप हो रहा है स्प्रिंग में। और वो कहां पे रहेगा? उसका डायरेक्शन कहां पे रहेगा? उसका डायरेक्शन मेरा कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बेटा? जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन होगा, जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड में देखा जाए, जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स स्प्रिंग में मेरा स्टोर हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेने की कोशिश करता हूं तो वो रहेगा k, so that will become as f is equal to -kx। k is nothing but the spring constant and x is nothing but the change in length of the spring or string। चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया है तो ये स्प्रिंग हो जाएगा बेटा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो F इज इक्वल टू -kx, तो ये बनेगा मेरा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पे कि फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है। तो देखना, अगर मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैकेनिक्स में अप्लाई करने हैं तो मुझे यहाँ पे ये चीज जानना जरूरी है, जिस ऑब्जेक्ट को या फिर जिस बॉडी को मैं कंसीडर करने वाला हूं, जिस ऑब्जेक्ट या फिर जिस बॉडी को मैं कंसीडर करने वाला हूं उसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे वो मुझे समझना है। और यही फोर्सेस का डायरेक्शन अगर मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करूं तो उसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है बेटा? मुझे क्या करना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मुझे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मुझे उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं मिलेगा तब तक मैं उसके मोशन के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में करना क्या है मुझे? तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है बेटा? तो मुझे जो ऑब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का है उसे साइड में लेना है और उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ड्रॉ करना है। इसे कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो हम अब यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूसरा मतलब एक सिंपल वाला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने रखा एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मुझे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। क्वेश्चन को समझ लेना, ड्रॉ FBD जिसे कहा जाता है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा सरफेस। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सरफेस। तो देखना बेटा, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है ओके, उसको मुझे साइड में लेना है सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले मुझे किसका ड्रॉ करना है बेटा? यहाँ पे तो मुझे करना है ब्लॉक का, तो मैंने ब्लॉक को ले लिया साइड में। ठीक है, साइड में लेने के बाद मुझे करना क्या? अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको ड्रॉ करना है। तो देखना बेटा, ब्लॉक जमीन के ऊपर रखा है मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ये चीज हमने सीखी है। तो वेट जिसे हम कहते हैं बेटा, वेट रहेगा ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी तक नोटिस नहीं की, तो मैं वो क्या है वो भी देख लेते बेटा। यहां पे देखना, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। ठीक, ये जो mg है ना, मैंने कहां से लिया है? इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लिया है। ठीक है, मैंने mg का जो भी डायरेक्शन ड्रॉ किया है ना, मैंने कहां से ड्रॉ किया है बेटा? तो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम पहले से करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं अब उसे भी समझ लेना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जब हम लॉज ऑफ मोशन कंसीडर करते हैं ना, तो बेटा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल। मैंने यहाँ पे इस ब्लॉक को पार्टिकल कंसीडर किया है, और उस पार्टिकल, वो पार्टिकल कहाँ पे लिया है मैंने, सेंटर पे। तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, ये इस ऑब्जेक्ट का, इन शॉर्ट तो ये सेंटर ऑफ मास भी हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे ब्लॉक का मास मेरा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपको वो चीज मिलती है बेटा, तब जाके मैं वहां पे फोर्सेस के डायरेक्शन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते समय मुझे एक चीज याद रखनी है, मुझे ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल कंसिडर करना है। ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करना है, पार्टिकल कंसिडर करना है। ओके ठीक, तो चलो वापस चलते हैं जहां पे हम सिंपल वाला फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा। तो देखना अब यहां पे क्या हो रहा है, वेट उसका रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट उसका रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ इतना ही फोर्स एक्ट कर रहा है क्या बेटा, नहीं। ऑब्जेक्ट मेरा इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में भी है, तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा। तो सरफेस की वजह से इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है, सरफेस की वजह से इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है। ठीक, तो ये एन ले रहा हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन, ये एन ले रहा हूं, ये क्या रहेगा बेटा मेरा, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन भी रहेगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, स्टेशनरी, रेस्ट पे है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं, नेट एक्सेलरेशन। ओके ठीक, समझ में आ रहा है। तो रेस्ट पे, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन हो रहा है। अब मैं इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर आप लोग आगे देखोगे कि हम ये सारे जो डायग्राम है ना, जो सारे डायग्राम है सेंटर से लेने की कोशिश करेंगे, सेंटर से। ठीक, तो ये mg हुआ, मैंने इस ब्लॉक को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है बेटा, तो ये mg हुआ। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा वो कहां पे एक्ट होगा, तो इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला डायग्राम यही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है बेटा, एक ही है। अब आप बोलोगे कि सर हमेशा सेंटर पे ही क्यों लेना है, तो आगे हम इस चैप्टर के एंड में सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले। ओके, सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हमेशा हमने उसके जियोमेट्रिक सेंटर पे ही एरोज या फिर फोर्स के डायरेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश क्यों की है। ओके, तो देखना बेटा, ये बना मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या बना बेटा मेरा, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका, ब्लॉक का। ये हुआ मेरा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ये किसका है, तो ये ब्लॉक का है। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे किसका निकालना है बेटा, तो मुझे सरफेस का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या, सरफेस का। तो देखना सरफेस का जो भी रहेगा, ठीक है, सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम देखना यहाँ पे। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट का है उसे साइड में ले लो, जो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट का है उसे हमने साइड में ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, अब मुझे यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन ड्रॉ करना है। इस सरफेस के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर देखना, तो सरफेस के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स, mg। उसका डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, इस डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर तो यहाँ पे एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी देना पड़ेगा, तो बेटा देखना हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, ठीक है, सरफेस को। तो सरफेस के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है ना, कौन सा, इसका वेट, इसका वेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे देखना, मुझे यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अ सिलेंडर ऑफ वेट W इज रेस्टिंग ऑन अ वी ग्रू एज शोन इन फिगर। तो ये वी ग्रू होगा और यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर रख दिया है। सिलेंडर का ये मुझे फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, फ्रंट से देखोगे तो सिलेंडर आपको सर्कल ही दिखेगा। ओके ठीक है, ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। तो मुझे सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट का हमें फ्री बॉडी डायग्राम पूछा गया उसे साइड में ले लो। ठीक है, अब इसका हम सेंटर मार्क कर देते हैं, इसका हम क्या कर देते बेटा, सेंटर मार्क कर देते, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो सबसे पहला क्या रहेगा, वेट रहेगा मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब कुछ भी हो जाए वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ओके ठीक, और अब देखना यहाँ पे इसके दो कांटेक्ट बन रहे हैं,
यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट बन रहा है, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो अगर कॉन्टैक्ट हो तो कॉन्टैक्ट फोर्स आना चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट रहेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स आना चाहिए। अब मैंने इसको कंसीडर किया, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, ओके, इसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, हमेशा याद रखना नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, ओके, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये वाला एक पॉइंट है वो, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे अलग नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस पॉइंट पे मेरा कुछ अलग नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, mg और 2 नॉर्मल रिएक्शन। अब यही वाला डायग्राम देखना, अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको सेंटर की तरफ लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सेंटर की तरफ आएगा, टेंजेंट को परपेंडिकुलर क्या होता है, तो रेडियस होता है, तो ये सर्कल का रेडियस बनेगा, ठीक है। मैं इस तरह से भी नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर सकता हूँ n1 n2, या फिर मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, ये रहेगा, तो देखना ये अपना बन रहा है सेंटर, ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन n2 बनेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन n1 बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके, ठीक। तो चलो बेटा आगे बढ़ते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 blocks A, B, C are placed one over the other as shown in the figure. Draw free body diagrams of all the 3 blocks. तीनों ब्लॉक के ऊपर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फिर से वही वाला फंडा, जो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट का है उसे साइड में ले लो, ठीक है। तो देखना, अब मुझे कुछ चीजें साइमल्टेनियसली भी करनी है, तो ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जो हमें सबसे पसंद है mg कहाँ पे रहेगा बेटा, mg रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर, mg रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास ऑफ a इंटू जी, हमें कुछ दिया नहीं है तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो b का भी कुछ इस तरह से रहेगा मास ऑफ b इंटू जी, और c का भी कुछ इस तरह से रहेगा मास ऑफ c इंटू जी, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम कर लेते हैं। अब हम a की तरफ चलते हैं। बेटा a का किस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है, a का किस ब्लॉक के साथ कांटेक्ट है, तो मेरा b के साथ कांटेक्ट है, मतलब क्या होगा बेटा, अगर ये एक्शन इसके ऊपर दे रहा है तो ये भी तो एक रिएक्शन देगा, अगर ये एक्शन दे रहा है तो ये भी तो क्या करेगा, a को एक रिएक्शन देगा। तो देखना, तो ये ब्लॉक इसको, इस सरफेस को एक रिएक्शन दे रहा है, सपोज करना कि वो रिएक्शन है n1, ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में कांटेक्ट है, एक्शन कितना हो रहा है ma इंटू जी, तो ये ब्लॉक बी क्या करेगा बेटा, एक रिएक्शन देगा, वो रिएक्शन कंसीडर करना n1, ठीक। तो देखना ये हुआ मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके ऊपर सिर्फ इतने ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट बी, बी के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बी के ऊपर देखना, अब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस कांटेक्ट में, जितना ये सरफेस इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस इसको देगा, और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, ठीक, समझ में आ रहा है, उसका डायरेक्शन रहेगा मेरा डाउनवर्ड, ओके, ठीक है। तो देखना बेटा, ये कांटेक्ट है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्सेस एक्शन रिएक्शन रहेंगे और इक्वल अपोजिट रहता है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ब्लॉक ए का निचला वाला सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, वो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब ब्लॉक बी देखा जाए तो ब्लॉक बी मेरा सी और ए के कांटेक्ट में, तो बेटा देखना, तो सी भी एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो सपोज करना कि वो नॉर्मल रिएक्शन है n2, ओके, ठीक। तो ब्लॉक बी के ऊपर देखे जाए तो यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, होने वाले, ओके, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखना ब्लॉक सी,
ब्लॉक सी, ब्लॉक बी और सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो मतलब ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन है, तो N2, N2 कितना रहेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके ठीक। अब देखना ये ब्लॉक सी मेरा इस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है, तो बेटा ये सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, और वो कितना रहेगा, सपोज करना N3, सपोज करना N3। यहाँ पे N1 N2 N3 की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि उनके मासेस अलग अलग है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यही वाला जो डायग्राम है ना बेटा, मैं थोड़ा सा इसे चेंज करके भी निकाल सकता हूं, किस तरह से देखना, सेम डायग्राम। तो सबसे पहले mg को हम लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। mg वेट रहेगा, mg का मतलब वेट। ठीक है, अब जो जो मैंने नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, तो उसको भी मैं इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, ये बना मेरा नॉर्मल रिएक्शन N1। अब इस केस में देखना, इस केस में अगर देखा जाए तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N2 ऊपर मिल रहा है, N2 मुझे ऊपर मिल रहा है, और N1 मुझे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब मैं यहाँ पे N1 भी निकाल सकता हूँ, इसी के ऊपर ओवरलैप करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने अब इस ब्लॉक को क्या कंसिडर किया है बेटा, तो हमने इस ब्लॉक को कंसिडर किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसको भी देखा जाए तो N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, और N3 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब मैं सेंटर से उसे ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो ये बनेगा N3। ये डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम सेम, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आप इसे ड्रॉ कर पाते हो तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ इन फॉलोइंग फिगर, फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। तो देखो ये तो एक क्वेश्चन है, ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, सो दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड। तो चलो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मुझे सिर्फ यहाँ पे इसके और इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम, चलो एक काम कर लेते हैं, इस मास का ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्मॉल m का। तो ये स्लाइड आगे आ चुका है, चलो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो ऑब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का है उसे साइड में ले लो। तो हमने साइड में ले लिया। अब देखना मैंने उसका ओरिएंटेशन उसके जैसे ही रखा है, तो यहाँ पे एक फायदा भी रहेगा हमें इस चीज का। mg मेरा रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg कहाँ पे रहेगा बेटा मेरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब स्मॉल m कैपिटल M के साथ कांटेक्ट में है, तो बेटा देखना कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो मतलब ये जो वेज है बेटा, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक कैपिटल M आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी वो रहेगी परपेंडिकुलर, वो रहेगी परपेंडिकुलर। तो इसको परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से मिलेगा, समझ में आ रहा है। देखना अब इसके पास तो इतने दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, mg और एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा तो कुछ है नहीं। तो यही वाला डायग्राम जो है हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक यहाँ पे देखना तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक, समझ में आ रहा है, देख लेना इसे अच्छी तरह से, देख लेना बेटा। अब देखना ये डायग्राम हर वक्त मुझे साइड में लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अगर मुझे अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही सारी चीजें कर सकता हूँ। तो इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक, तो अज्यूम करना यही फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स जो रहेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे, इस फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेने की कोशिश करते, तो देखना एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को मैंने ऐसे बांध के रखा है,
ऐसा कुछ मैंने बांध के रखा है, ठीक है। तो मुझे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। मुझे इस ब्लॉक का क्या करना है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। दो अलग अलग स्ट्रिंग्स है, मास m। तो देखना ब्लॉक के ऊपर निकालना है, ठीक। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वेट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन देखेंगे हम। तो ये एंगल भी अज्यूम करना कि एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो देखना बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन कहाँ पे होता है, टेंशन मेरा अवे रहेगा। तो टेंशन, तो यहाँ पे अज्यूम करना कि ये टेंशन है T1, ठीक। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ले लो, या फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, सेम ही हो जाएगा। तो यहां पे देखना, ये जो स्ट्रिंग मुझे टेंशन देगा उसका टेंशन रहेगा इस डायरेक्शन में, T2 टेंशन रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब मुझे एंगल भी दिया गया है यहाँ पे, मैं उसका यूज कर सकता हूं। तो ये एंगल बना थीटा। तो अब इस T1 के दो टुकड़े हो सकते हैं, T1 के मेरे पास दो टुकड़े हो सकते हैं। एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये बन रहा है बेटा मेरा T1 cos थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा T1 sin थीटा, T1 sin थीटा। तो कुछ इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, देख लेना अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पे इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते। चलो कुछ एक सिंपल वाला सिस्टम ले लेते, ब्लॉक पुली सिस्टम। ये अपना पुली रहेगा, मैं इसको कुछ इस तरह से स्ट्रिंग डाल के दो ब्लॉक कनेक्ट करने वाला हूं। सपोज करना ये M1 है, ये M2 है, M1 है, M2 है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि M1 इज ग्रेटर देन M2। मास M1 ज्यादा है M2 से, तो सिंपल वाला है, सिंपल लॉजिकल थिंग है। अगर M1 ज्यादा रहेगा तो M1 नीचे आएगा, बराबर, और M2 मेरा ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे ब्लॉक क्या हो रहे बेटा, एक्सेलरेट हो रहे। यहाँ पे ब्लॉक मेरे क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐसे केसेस में। तो एक्सेलरेशन मेरा रहेगा, सपोज करना कि एक्सेलरेशन ये है इसका, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए रहेगा। ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। अब मुझे M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है उसको साइड में ले लो, M1, ठीक है। अब M1 के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो बेटा देखना M1 के ऊपर इसका वेट एक्ट हो रहा है, दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब ये ब्लॉक कनेक्टेड है यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ, तो मतलब इसके वजह से एक टेंशन आएगा। और टेंशन देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंशन मेरा अपवर्ड रहेगा। सपोज करना कि स्ट्रिंग में टेंशन T है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहेगी, तो मतलब जितना टेंशन यहाँ पे उतना ही टेंशन इस साइड भी रहेगा, ठीक। तो ये M1 का हुआ। सिमिलरली मैं M2 का भी ड्रॉ कर सकता हूं, M2 का भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो M2 का देखना बेटा, फिर से M2 देखा जाए तो वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ये वाला ले रहे, ओके, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। M1 के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो मैं साइड में लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से A, और M2 के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा A, ठीक है। तो ये ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम इस पुली के लिए भी ड्रॉ कर सकता हूँ। पुली के लिए देखना, ये अपनी पुली है कुछ इस तरह से, और इस तरह से अपना स्ट्रिंग था। तो देखना बेटा, जब मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो टेंशन
टेंशन का जो डायरेक्शन है, टेंशन का डायरेक्शन देखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे रहेगा, तो टेंशन का डायरेक्शन मेरा कुछ इस तरह से होगा, टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे होगा और यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन इस तरह से होगा। सेम ही टेंशन रहेगा, मुझे यहाँ पे देखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं कहां से उसे देखने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमें एप्लीकेशन करना है, तो एक चीज हम यहाँ पे समझ लेते बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM, तो कौन से लॉ है? तो फर्स्ट तो अपना, जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक ऑब्जेक्ट अपनी खुद की जगह नहीं छोड़ता। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है बेटा? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा लॉ क्या है मेरा? एक्शन एंड रिएक्शन। तो अब देखना, ये जो है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, मुझे ये वाली चीज यूज करनी है। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एक्सेलरेट होगा, तो वो एक्सेलरेट होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो एप्लीकेशन है ना बेटा, तो मोस्टली मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है या फिर फोर्सेस कैलकुलेट करने, ठीक। अब यहाँ पे देखना, फोर्स क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर हो, अगर फोर्स वेक्टर हो तो इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं Fx I कैप प्लस Fy J कैप। Now what is Fx Fy? The magnitude of force in x direction and magnitude of force in y direction, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हो ना बेटा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस हो तो ये जो Fx है या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या फिर ये जो फोर्स है, इसी को मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन I कैप प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन J कैप, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, ठीक। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मुझे करना क्या है यहाँ पे? तो मुझे सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, ठीक। अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम पता है तो मैं ये वाला फंडा यूज कर सकता हूं। मुझे अलग अलग फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कैलकुलेट करने। सिमिलरली ये जो एक्सेलरेशन भी रहेगा ना बेटा, तो एक्सेलरेशन भी मेरा कुछ इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी मेरा कुछ इसी तरह से भी बनेगा। तो मुझे करना क्या है? तो देखना, ये जो फॉर्मूला है ना, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं, ठीक। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ऐसा भी कुछ लिख सकता हूं। मे बी टेक्निकली इतना सही करेक्ट नहीं लिखा होगा मैंने अभी, तो एक चीज याद रखना, तो मुझे करना क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑब्टेन करने, और उसके बाद मुझे डिसीजन लेना है। इंक्लाइन प्लेन, तो क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करेंगे ना वैसे मुझे यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A force of 20 Newton is applied on 4 kg block. On 4 kg block, find the acceleration of each block. तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन भी हमें पूछा गया है। तो देखना बेटा, इसको करने के 2 तरीके, मैं इसको एक सिंगल सिस्टम कंसीडर करके भी कर सकता हूं या फिर मैं 2 ब्लॉक अलग अलग लेके भी कर सकता हूं, ठीक। अगर फोर्स मेरा राइट डायरेक्शन में लग रहा है तो सिंपल वाली चीज है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी मेरा राइट डायरेक्शन में ही होगा, इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी मेरा राइट डायरेक्शन में ही होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिया गया है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। जितने स्पीड से 4 kg भागेगा उतने स्पीड से 2 kg भी भागेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 kg ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन है उतना एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी होगा। 4 kg ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन मेरा 2 kg ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक मुझे समझ में आता है। तो करना क्या है? जो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट में है उसको साइड में ले लो, ठीक। तो सपोज करना कि मुझे 4 kg चाहिए, ठीक। अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं हम। तो हमें जो पसंद है वो सबसे पहले कर लेते हैं, mg,
कोई दिक्कत नहीं है, ये mg रहेगा, m कितना है 4, तो ये बन जाएगा 4g, ये बन जाएगा 4g। तो सरफेस इसके ऊपर एक रिएक्शन देगा, सपोज करना कि वो नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द सरफेस, ठीक। अब इसके ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे बेटा, उस फोर्स का डायरेक्शन है मेरा कुछ इस डायरेक्शन में, बराबर ना, राइट डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट से अगर ले लूं तो 20 न्यूटन का फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में, 20 न्यूटन का फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक। अब 2 kg ब्लॉक, बेटा ये 2 kg ब्लॉक अब क्या कर रहा होगा, 2 kg ब्लॉक का ये वाला सरफेस 4 kg ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, उसका डायरेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन सपोज करना कि वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा N2, वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है N2 है, समझ में आ रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है अपने पास N2 है, ठीक, देख लेना अच्छी तरह से, ओके। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है मुझे, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स कितना है, तो 20 kg बोल सकता हूं क्या मैं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स कितनी है 20 kg, सॉरी 20 न्यूटन, नहीं बोल सकता। अब मैं एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन निकालने वाला हूं। एक्सेलरेशन बेटा, ब्लॉक कहां पे एक्सेलरेट होगा, सो ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन द राइट डायरेक्शन, ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं, ब्लॉक मेरा हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो क्या बोलता है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एक चीज याद रखना, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ओके। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखना मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे समेशन नहीं यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, ओके। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा देखना वाई डायरेक्शन में मतलब क्या, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब सिंपल वाला फंडा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, ये वाला ही फंडा हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके लिए लिख रहे हैं हम वाई डायरेक्शन की तरफ, नीचे वाला देखना नेगेटिव, तो -4g इज इक्वल टू 0। तो n1 इज इक्वल टू 4g, n1 इज इक्वल टू 4g। अगर मैं g की वैल्यू 10 ले लूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया नहीं है तो हम ले सकते हैं, अगर दिया नहीं है तो हम ले सकते हैं, ओके। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया हो टेक 9.81 ब्रैकेट में देखे तो 9.81 ही लेना है, अगर दिया नहीं है तो हम ले सकते हैं कुछ भी, 9.81 ले सकते हैं या फिर 10, कुछ भी, मतलब 1 2 नहीं लेना बेटा, आइदर 9.81 और 10, ठीक। तो 10 लेने की वजह से कैलकुलेशन इजी होते हैं बेटा। तो 4g की वैल्यू है 10, तो बन जाएगा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की वजह से कितना आ रहा है, तो 40 न्यूटन आ रहा है, ठीक। नाउ समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, अब सॉरी एक्स डायरेक्शन, देखना एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है 20 न्यूटन बराबर 20, ओके। राइट डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना है n2 -n2, ठीक। मास कितना है बेटा इसका 4, और राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है a, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये कितना बना 20 -n2 इज इक्वल टू 4a, 20 -n2 इज इक्वल टू 4a, ये बना 4 kg ब्लॉक के लिए। किसके लिए बना बेटा, 4 kg ब्लॉक के लिए। तो इससे तो मेरा आंसर सॉल्व नहीं हो पा रहा ना, मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर पा रहा हूं ना एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दूसरा ब्लॉक ले लेते, दूसरा ब्लॉक देखना, दूसरे ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो अब जो समझ में आ रहा है मुझसे ड्रॉ कर लेते सबसे पहले। तो ये रहेगा मेरा mg, मतलब ये बनेगा 2g। अब ये सरफेस इस ब्लॉक को अलग रिएक्शन दे रहा है, तो कंसीडर करना कि वो है n3, ठीक है, वो है n3। नेक्स्ट, अब 4 kg ब्लॉक इस 2 kg ब्लॉक को एक रिएक्शन दे रहा है जो रहेगा राइट डायरेक्शन में, एक रिएक्शन दे रहा है मेरा, वो कहां पे रहेगा बेटा, वो रहेगा राइट डायरेक्शन में। तो सपोज करना वो कितना दे रहा था n2, तो ये भी हो जाएगा n2, ये भी हो जाएगा n2, ठीक है।
आप देखना ये जो 20 न्यूटन है इस 2 kg के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? नहीं, तो मैं यहाँ पे वो वाला नहीं ले सकता फोर्स, वो 2 न्यूटन वाला, सॉरी 20 न्यूटन में यहाँ पे नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा? तो इसका भी एक्सेलरेशन हो रहा है राइट डायरेक्शन में। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखना बेटा मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ इसके लिए, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। तो बेटा देखना वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन में कौन कौन है? n3, ये 2g डाउनवर्ड चल रहा है तो माइनस रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो n3 इज इक्वल टू 2g, g की वैल्यू है 10, तो वो मिल जाएगा मुझे 20 न्यूटन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के साथ। मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, मुझे यहाँ पे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो बेटा देखना यहाँ पे ये तो हुआ वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का क्या है? समेशन ऑफ फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, वो भी राइट डायरेक्शन में, n2, एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा m इंटू ए, n2 इज इक्वल टू m इंटू ए। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया बेटा n2, n2 इज इक्वल टू 2a। अगर मुझे n2 इज इक्वल टू 2a मिल रहा है तो एक इक्वेशन आया है 20 माइनस n2 इज इक्वल टू 4a, 20 माइनस n2 इज इक्वल टू 4a। ओके, और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास n2 इज इक्वल टू 2a, n2 इज इक्वल टू 2a। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बेटा, इस n2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो मुझे मिलेगा 20 माइनस 2a इज इक्वल टू 4a। तो ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 6a, ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 6a, तो ये बन जाएगा 20/6 और 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन, तो मुझे वही चाहिए था, मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो दोनों ब्लॉक का सेम ही एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, तो मुझे n2 निकालना है। देयरफॉर n2 इज इक्वल टू ट्वाइस a, तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 10/3, 2 इंटू 10/3, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 20/3 न्यूटन, 20/3 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स का टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। देखना बेटा अच्छी तरह से, अब देखना हमने यहां पे बहुत कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। वो किस तरह से? देखना, सिस्टम क्या है अपने पास, कुछ इस तरह से सिस्टम है, ये 4 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, 4 kg, ये 2 kg। ठीक है, और यहाँ पे 20 न्यूटन लगा दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ये जो पूरा ब्लॉक है ना, इसको एक सिस्टम कंसीडर कर सकता हूं। अगर मैंने इसको सिस्टम कंसीडर कर लिया तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा? 6 kg, और इस पूरे सिस्टम का 4 kg का भी एक्सेलरेशन सेम, 2 kg का भी एक्सेलरेशन सेम, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी सेम। ओके, तो मैं मतलब यहाँ पे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ले सकता हूँ ए, और इसको एक टोटल मास भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखना यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स कितना लग रहा है बेटा? राइट डायरेक्शन में लग रहा है, वो पॉजिटिव। मास कितना बना? 4 + 2, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 20/6, 20/6। तो देखना आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे डायरेक्टली आंसर मिल सकता है, एक्सेलरेशन मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो तो बेटा ये सिस्टम बनाने में तकलीफ हो सकता है। समझ में आ रहा है? बाकी नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस डायग्राम यू कैन नॉट ऑब्टेन द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मुझे वहां पे मिलेगी ही नहीं। ठीक, अगर मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जाता तो मैं डायरेक्टली इस तरह से कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या पूछा है? नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये करके मुझे फिर ये वाले डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते। ओके, उसके बाद मुझे कुछ इक्वेशंस लिखने पड़ते। समझ में आ रहा है? ठीक, तो दोनों तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं खुद
यही वाला मेथड प्रेफर करता हूं मैं, आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे करना क्या है बेटा, तो यहाँ पे देखना फिर से यहाँ पे देखना, मुझे याद क्या रखना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। मुझे ये दो चीजें ही याद रखनी है बेटा। अब जब मैं फोर्स लेता हूं तो फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स मेरी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अगर फोर्स वेक्टर है तो मुझे उसके डायरेक्शन के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन सा ध्यान रखना है, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इसके हिसाब से चलो। ठीक है, तो देखना यहां पे और एक एग्जांपल हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 blocks of mass 3 kg, 2 kg, 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in figure. A horizontal force 12 Newton is applied on 3 kg block. Find the net force on 2 kg block. तो 2 kg block के ऊपर नेट फोर्स मुझे यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर नेट फोर्स पूछा गया है तो देखना सिस्टम है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लो a। ठीक है, सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लेते बेटा a, दिया ही गया है डायरेक्टली। तो टोटल मास कितना हुआ सिस्टम का, तो वो बना फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बनेगा 3 + 2 + 1 इंटू एक्सेलरेशन a। फोर्स कितना है 12 न्यूटन, ओके, तो 6 इंटू a, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे 2 kg के ऊपर पूछा गया है, तो देखते हैं 2 kg वाला ब्लॉक ड्रॉ करके। सो दिस इज आवर 2 kg ब्लॉक। चाहिए तो मुझे 3 kg का भी होगा, 1 kg का भी होगा। इक्वेशंस बनेंगे तो इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन वाला कर लेता हूँ, बहुत इजी होता है वर्टिकल डायरेक्शन वाला। तो वो रहेगा 2g। अब ये सरफेस इस ब्लॉक के इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। सपोज करना कि वो नॉर्मल रिएक्शन है n1, वो नॉर्मल रिएक्शन है n1। ठीक है, अब देखना 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के इस लेफ्ट वाले साइड के साथ कांटेक्ट में, मतलब 3 kg ब्लॉक एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। 3 kg ब्लॉक एक नॉर्मल रिएक्शन देगा कि वो नॉर्मल रिएक्शन सपोज करना n2, वो नॉर्मल रिएक्शन n2 कंसीडर करना। और ये 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। सिमिलरली 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन दे रहा है, तो कंसीडर करना कि ये है n3, ये है n3। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही करने की कोशिश करेंगे। n1 = 2g आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा, n2 माइनस n3। मास कितना इसका 2, एक्सेलरेशन कितना आया बेटा मेरे पास 2, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो मुझे इक्वेशन मिलेगा n2 - n3 इज इक्वल टू 4। n2 - n3 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो एक काम कर लेते बेटा, अब मुझे n2 निकालना है। मुझे क्या नेट फोर्स पूछा गया है, तो मुझे ये n2 - n3 पूछा गया है। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन, आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। तो देखना नेट फोर्स पूछा गया था 2 kg ब्लॉक के ऊपर। तो देखना एक फोर्स मेरा राइट डायरेक्शन में, एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में, मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। और नेट फोर्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन। तो देखना 2 blocks of mass 4 kg and 6 kg are placed in contact with each other on a frictionless horizontal surface. If we push 5 Newton on the heavier mass, the force on the lighter mass will be. तो 4 kg के ऊपर फोर्स पूछा गया है, तो फिर से हम यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सिंपल वाला एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है बेटा 6 + 4, 6 + 4। तो एक्सेलरेशन ए कंसीडर करना, सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने कंसीडर कर लिया ए। तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो ये है 10। एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे 1/2, एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे यहाँ पे पूछा गया है
द फोर्स ऑन द लाइटर मास, मतलब 4 kg के ऊपर, तो 4 kg के ऊपर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में निकाल सकता हूँ। देखना आप, 6 kg क्या करेगा, 6 kg इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, 6 kg इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा इस डायरेक्शन में। ओके, अब 4 kg, ये तो 4g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सरफेस उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा अपर डायरेक्शन में, बराबर। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, मुझे यही निकालना है। और ये ब्लॉक जो है बेटा ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो देखना नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो अब एक्स डायरेक्शन में सिर्फ 4 kg के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी राइट डायरेक्शन में। तो एन, मास कितना है इसका 4, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 1/2, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2, मुझे आंसर मिल जाएगा 2। सो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन इफ a push of 5 Newton is applied on the lighter mass, ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, अब यही फोर्स है, उतना ही फोर्स है, लेकिन कहाँ पे लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। उतना ही फोर्स लगाना है लेकिन कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिस्टम मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा, समझ लेना। सबसे पहले ये अपना सिस्टम था, ये 6 kg, ये 4 kg। अब हम फोर्स के डायरेक्शन उल्टे कर रहे हैं, अब हम फोर्स की डायरेक्शन क्या कर रहे हैं बेटा, उल्टा कर रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, 5 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ये 6 kg, ये 4 kg। अब देखना सिस्टम का एक्सेलरेशन, अगर मैं सिस्टम ले लूं तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे उतनी ही मिलेगी, F इज इक्वल टू 6+4 इंटू ए, 5 इज इक्वल टू 10 ए, तो ए मिल जाएगा 1/2, ए इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे यहाँ पे निकालना है हेवियर मास के ऊपर फोर्स कितना है, तो मुझे 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है, 6 kg का। ठीक है, तो देखना 6 kg देखा जाए तो 6g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखना 4 kg ब्लॉक इस 6 kg ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन दे रहा है, सपोज करना कि वो रिएक्शन है n, वो रिएक्शन है n। ठीक, इसका मास कितना है बेटा 6 kg, और एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फिर से वही यूज करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखना नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैं यहां पे लिखूंगा -n। ओके, मास कितना है इसका 6, और एक्सेलरेशन भी कहां पे है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वो भी हो जाएगा माइनस। तो n इज इक्वल टू 6a, n इज इक्वल टू 6a, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो आंसर कितना मिलेगा 3 न्यूटन, आंसर कितना मिलेगा 3 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, तो ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ द अबव, आंसर कितना आया अपना 3 न्यूटन। ठीक है, देख लो, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया, फोर्स exerted by the lighter mass on the heavier mass, lighter mass on the heavier mass, तो कितना आएगा बेटा, तो फोर्स तो 3 न्यूटन, 3 न्यूटन आएगा। गलत किया है कहीं पे, देखना कैलकुलेशन एरर कर दिया है क्या कहीं पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ तो गलत किया है हमने बेटा। ठीक है, आई विल क्रॉस चेक। तो गलत आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 9/2, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, हमने जो भी किया है सही किया है, तो ये वाला थोड़ा सा छोड़ दो, ये सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए था। तो हमने यहाँ पे सही किया है, तो आंसर इज 3 न्यूटन, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, इन द अबव क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर मास विल बी, तो एक्सेलरेशन देखना, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन 0.5 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो देखना बेटा, आज की इस लेक्चर में हमने क्या देखा, तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखने की कोशिश की है टाइप्स ऑफ फोर्सेस और कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। हमने क्या सीखा है बेटा, नॉट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉमन अकरिंग फोर्सेस इन मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, तो कौन से देखे हमने, तो हमने देखा बेटा वेट, वेट मतलब क्या होता है बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मास और वेट में डिफरेंस है। हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन, जहां जहां पे कांटेक्ट होता है बेटा, तो वहां पे एक मुझे रिएक्शन मिलती है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, उसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग देखा, जो स्ट्रिंग या फिर रोप में होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाली चीज याद रखना, बाकी हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखा था स्प्रिंग फोर्सेस, उसके बाद देखा था हमने स्प्रिंग फोर्स जो कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें हमने आज कवर करने की कोशिश की है। तो ये इस पर्टिकुलर लेक्चर का पार्ट 1 था। अभी तक हमने ज्यादा कुछ यहाँ पे देखा नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे विथ सम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लेक्चर में वो खत्म होगा नहीं, हम और एक लेक्चर इसके ऊपर यूटिलाइज करेंगे और अलग अलग न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर आपको आज की इस लेक्चर में कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में या फिर डाउट इंजन में डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।